हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल एफएलएम के अंदर। एंड गाइस, आज की जो मैं वीडियो लेके आया हूं उसके अंदर हम बात करेंगे जो आजकल हॉट टॉपिक चल रहा है। बेचारे 2 दिन से बच्चे परेशान है। सीएसीएससीएमए अमेंडमेंट बिल 2021 है ना, और सीए वर्सेस आईआईए जो आया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटेंट्स की बात चल रही है। ये क्या चीजें हैं बेटा? आप लोगों को पता है कि मैं लॉ पढ़ाता हूं, तो मैं लीगल टीचर हूं। तो मैं पहले लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा और सारा लीगली समझाऊंगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मुश्किल से 12-13 मिनट की वीडियो बनाऊंगा, इससे ऊपर नहीं बनाऊंगा। हो सकता है उससे पहले खत्म हो जाए या इतना लग जाए टाइम, लेकिन ढंग से सुनना, तुम्हारे सारे डाउट क्लियर रहेंगे, तुम्हारी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएंगी। ध्यान से सुनते चलना मैं क्या बोलने वाला हूं, एक एक चीज क्लियर कर दूंगा। बहुत सारे बच्चों को पहले तो ये लग रहा है कि सीएसीएससीएम में अमेंडमेंट एक्ट 2021 आ गया। तो बेटा अभी एक्ट नहीं आया है, अभी वो खाली बिल है। सीएसीएससीएम में अमेंडमेंट बिल 2021 है, वो एक्ट नहीं है। पहले तो समझ लो कि कोई भी एक्ट बनने से पहले बिल होता है। बिल का मतलब होता है ड्राफ्ट लॉ। एक ड्राफ्ट में ऑलरेडी किया जाता है, उस बिल को बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट से पास कराया जाता है, दैट इज लोकसभा और राज्यसभा। एक बार उस बिल को लोकसभा पास कर देगी, देन राज्यसभा पास करेगी, देन उसके बाद प्रेसिडेंट अपने साइन करेंगे, तब वो बिल एक्ट बनेगा। और जैसे वो एक्ट बनेगा तब वो प्रॉपर लॉ कहलाएगा। अभी वो लॉ नहीं है, तो अभी ये एक्ट है, अभी ये एक्ट नहीं है, बिल है। अभी इसका क्यों अच्छा ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं अभी ये बिल है? क्योंकि अभी तक ये बिल सिर्फ एक ही हाउस से पास हुआ है, लोकसभा से। अभी राज्यसभा से भी पास होगा, प्रेसिडेंट के साइन भी होंगे। जब इसके साइन होंगे तभी एक्ट बनेगा। इसलिए मैंने एक्ट पे कांटा मार दिया कि एक्ट नहीं है, क्या है, बिल। पहले तो ये ध्यान रखना है। दूसरी बात समझने वाली क्या है, आपको पता होगा, इसका एक लीगल फ्रेमवर्क समझाता हूं। आपको पता होगा, भले ही सीए इंस्टीट्यूट हो, जितनी भी तुम लोग परेशान हो ना, सीए सीएससीएम इंस्टीट्यूट मर्ज हो रहे हैं क्या सर, सब अच्छा हमारी औकात खत्म हो जाएगी हमारे प्रोफेशनल्स की, आईआईए के नए प्रोफेशनल्स आएंगे वो हमारी वैल्यू खत्म कर देंगे, सीए सीएससीएम में एक ही में मर्ज हो जाएंगे, सबकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। बच्चे पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं, बड़ा ध्यान सुनना। लीगल फ्रेमवर्क से बता रहा हूं। सबसे ऊपर ना हमारे इंडिया में एक एमसीए है, इन बॉडीज के हिसाब से। एमसीए मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, आपने इसकी साइट देखी है, एमसीए की साइट में तुम्हारे लोगों को कई बार दिखाई है। इस एमसीए के 3 बच्चे हैं, एमसीए के 3 बच्चे हैं, सीए, सीएस, सीएमए। ये तीनों इंस्टीट्यूट्स को जो तीनों इंस्टीट्यूट्स को जो कंट्रोल कर रही है, कि समझो कि इनके ऊपर वो एमसीए है। और इन इंस्टीट्यूट्स के, अच्छा आपको पता है सबके अपने अपने एक्ट हैं। सी इंस्टीट्यूट का इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, सीएस इंस्टीट्यूट का इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया एक्ट है, और सीएमए इंस्टीट्यूट का इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट ऑफ इंडिया एक्ट है। इन सबके अपने अपने एक्ट हैं, और एक्ट किसने बनाया? पार्लियामेंट ने। तो अगर उस एक्ट में कोई चेंजेस लाने हैं तो वो चेंजेस भी कौन लाएगी? पार्लियामेंट ही लाएगी। लेकिन वो चेंजेस क्या लाने चाहिए, वो रेकमेंडेशन देती है एमसीए। रेकमेंडेशन कौन देती है? एमसीए। एमसीए रेकमेंडेशन देती है, रेकमेंडेशन देती है कि क्या अमेंडमेंट लानी चाहिए। एमसीए अमेंड नहीं करेगी, एमसीए अमेंड नहीं कर सकती। लॉ बनाया पार्लियामेंट, तो अमेंड भी कौन करेगी? पार्लियामेंट। लेकिन क्या क्या चीजें अमेंड करनी चाहिए समय के हिसाब से, वो कौन बताती है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स बताती है। अब उन रेकमेंडेशंस को अगर लोकसभा राज्यसभा अप्रूव कर देंगे और प्रेसिडेंट साइन कर देंगे, तो वही रेकमेंडेशन एक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगी, अमेंडमेंट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। और अगर वो अप्रूव नहीं करेंगे तो रेकमेंडेशन ही रह जाएंगी, खत्म हो जाएगी बात। तो इन्होंने क्या करा था, एमसीए के अंदर ना, एमसीए की एक हाई लेवल कमेटी है। एमसीए के अंदर एक कमेटी है जिसका नाम है हाई लेवल कमेटी। ये टॉप लेवल पे बैठती है, नाम से क्लियर है, हाई लेवल कमेटी। इसने ना 2021 के अंदर रेकमेंडेशन दी थी। इसने 2021 में क्या दी थी? रेकमेंडेशन दी थी बिल की फॉर्म में, कि भाई सीएस एक्ट और सीएमए एक्ट के अंदर अमेंडमेंट लानी चाहिए। वो क्या अमेंडमेंट लानी चाहिए, उन्होंने क्या अमेंडमेंट लाने की बात करी थी, मैं बारे में बात करूंगा, अभी तुम्हारे को बताऊंगा। और वो जितनी भी अमेंडमेंट लाने की बात की गई थी, उन सबका इंपैक्ट ना 95% मेंबर्स के ऊपर है, स्टूडेंट के ऊपर है ही नहीं उसका कोई खास इंपैक्ट। जब एक बार आप सीएसीएससीएम में क्वालिफाई हो जाओगे, उनके ऊपर इंपैक्ट है, और वो भी कोई क्या इंपैक्ट है बताऊंगा। मतलब उसका बच्चों से तो पहली बात कोई लेन देन ही नहीं है, स्टूडेंट लेवल पे कोई लेन देन नहीं है। इन्होंने 2021 में रेकमेंडेशन दी थी कि सीए एक्ट को, सीएस एक्ट को, सीएमए एक्ट को अमेंड करना चाहिए। अच्छा, अमेंड क्यों करना चाहिए? उन्होंने बोला कि एनवायरनमेंट डायनामिक है, समय के हिसाब से बहुत सारी चीजों में बदलाव आना चाहिए, तो इनके एक्ट में बदलाव आना चाहिए। तो इन्होंने रेकमेंड करा। एमसीए खुद तो चेंज कर नहीं सकती उन एक्ट को, क्योंकि पार्लियामेंट है तो पार्लियामेंट ही चेंज करेगी। लेकिन इनकी एमसीए की जो कमेटी, हाई लेवल कमेटी, उसने एक बिल बनाकर रेडी करा था, और उसमें उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दी थी कि ये चीजें इन एक्ट के अंदर चेंज होनी चाहिए। और उन रिकमेंडेशंस को कल लोकसभा ने अप्रूव कर दिया। उन रिकमेंडेशंस को किसने अप्रूव कर दिया? लोकसभा ने अप्रूव कर दिया। तो वो रिकमेंडेशन बिल की फॉर्म में थी, और वो बिल लोकसभा ने अप्रूव कर दिया है कल। अभी राज्यसभा से अप्रूव होगा, फिर प्रेसिडेंट साइन करेंगे, देन वो एक्ट बन जाएगा। अब इन रिकमेंडेशंस में क्या कहा गया था, बड़े ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान सुनना। ये तुम्हारे को मैं एक्ट दिखा रहा हूं। पहला रीजन तो उसमें इन्होंने ये बोला कि भाई ये जो एक्ट है, देखो तीनों इंस्टीट्यूट के अपने अपने एक्ट हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट, कॉस्ट अकाउंटेंट, वर्क्स अकाउंटेंट एंड कंपनी सेक्रेटरी अमेंडमेंट बिल, अभी तो बिल है।
ये लोकसभा से अप्रूव हो गया कब? 17 दिसंबर 2000। इन्होंने ये बिल आया था, रेकमेंड किया गया था लोकसभा के अंदर 17 दिसंबर 2022 को। इन लोकसभा इंट्रोड्यूस किया गया था, अभी पास नहीं हुआ था, इंट्रोड्यूस किया गया था इस बिल के अंदर 17 दिसंबर 2021 के अंदर, और पास ही अब तुम्हारे को पता कल हुआ है वो। अच्छा, इस बिल के अंदर क्या कहा गया था? इस बिल के अंदर, अब ये बिल प्रॉपर एक्ट नहीं बना है, सिर्फ अभी लोकसभा से पास हुआ है। इस बिल में क्या कहा गया था कि एनवायरमेंट डायनामिक है, समय के हिसाब से चीजें चेंज होनी चाहिए। तो इसमें इन्होंने क्या बोला? देखो, पहली अमेंडमेंट इन्होंने क्या बोली थी कि जो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है उसके स्ट्रक्चर को चेंज करा जाना चाहिए। लिखा है द अमेंडमेंट ऑफ द एक्ट आर बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ हाई लेवल कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय एमसीए, सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है। ये देखो इन्होंने क्या बोला, ये रिकमेंडेशन किसने दी है? हाई लेवल कमेटी, एमसीए की जो कमेटी है उसने रिकमेंडेशन दी है कि भाई इस एक्ट के अंदर अमेंडमेंट आनी चाहिए। एग्जिस्टिंग प्रोविजन ऑफ द एक्ट फॉर डीलिंग विद द केसेस ऑफ मिसकंडक्ट इन द प्रोफेशनल 3 इंस्टीट्यूट्स, सीए, सीएस, सीएमए आप, और डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म। अच्छा, तुम्हारे को पता है क्यों? पता इन्होंने क्या करवाया है, मैं बताता हूं आपको। पता है सीए इंस्टीट्यूट हो, सीएस इंस्टीट्यूट हो या सीएमए इंस्टीट्यूट हो, इन सारे इंस्टीट्यूट की ना डिसिप्लिनरी कमेटी बनी हुई है खुद की। डिसिप्लिनरी कमेटी बनी हुई है खुद की। इस कमेटी का काम पता है क्या होता है कि अगर किसी सीए मेंबर ने गलत काम करा है, कोई गलत ऑडिट करा है, या किसी सीएस ने कोई गलत सेक्रेटरी ऑडिट करा है, या सीएमए ने गलत कॉस्ट ऑडिट करा है, या इन्होंने कोई गलत तरीके से कंप्लायंसेस पे साइन करे हैं, तो उनके अगेंस्ट एक्शन कौन लेती है? डिसिप्लिनरी कमेटी लेती है। अच्छा, इस डिसिप्लिनरी कमेटी में कौन लोग बैठे होते हैं? इन्हीं के अपने मेंबर। मान लो अगर सीए इंस्टीट्यूट की डिसिप्लिनरी कमेटी है तो उसके अंदर जो टॉप लेवल पे लोग बैठे होंगे, सीए इंस्टीट्यूट की डिसिप्लिनरी कमेटी है उसमें जो टॉप लेवल पे लोग बैठे होंगे वो सब सीए ही होंगे। सीएस इंस्टीट्यूट की डिसिप्लिनरी कमेटी में, डिसिप्लिनरी कमेटी के अंदर सारे सीएस होंगे, और सेम ऐसे ही सीएमए इंस्टीट्यूट की डिसिप्लिनरी कमेटी के अंदर सारे कौन होंगे? सीएमए होंगे। तो यहाँ पे सीएस होंगे, ऐसे इनकी डिसिप्लिनरी कमेटी में सारे सीएमए होंगे इनकी डिसिप्लिनरी कमेटी में। तो हर इंस्टीट्यूट की डिसिप्लिनरी कमेटी में उन्हीं के मेंबर होते हैं। तो लोगों को ये लगता है कि भाई ये लोग ना पार्शियलिटी करते हैं, अपने बंदे हैं तो उनको छोड़ देते हैं, अपने बंदे हैं तो उनको छोड़ देते हैं, और कहीं ना कहीं ये बात सच्चाई है। तुम्हें ग्राउंड रियलिटी तो मैं क्या ही बताऊं, पॉलिटिक्स चलती है, आपको पता है ना, काउंसिल के इलेक्शन होते हैं, इलेक्शंस के अंदर ये जो लोग ऊपर टॉप पे बैठते हैं तो इन्हीं में से कुछ लोग डिसिप्लिनरी कमेटी में बिठाए जाते हैं। और कितने तो काउंसिल मेंबर खुद ही गलतियां करते हैं, किसी और को छोड़ो। तो अब उनके अगेंस्ट एक्शन कौन लेगा? उनको पता है डिसिप्लिनरी कमेटी में हमारे अपने बंदे हैं, अगर एक्शन लिया भी जाएगा तो हम बच जाएंगे। तो गवर्नमेंट को ये लगा, यहाँ पे नीड लगी कि भाई इन डिसिप्लिनरी कमेटी में कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स गवर्नमेंट के होने चाहिए। अब वो बात उनकी कितनी सही बैठेगी कितना नहीं, क्योंकि देखो बैठने वाले तो वो भी इंसान है। और दूसरी चीज एक और है कि भाई सीए ने अगर कोई फ्रॉड करा है या सीए ने अगर कोई गड़बड़ी करी है, उसके ऊपर कोई डाउट है, तो वो सीए ही पकड़ सकता है आसानी से, और कोई बंदा नहीं पकड़ सकता। सेम, क्योंकि सीए से ज्यादा फाइनेंस की नॉलेज किसी को नहीं होती। सेम सीएस ने अगर कोई लीगल एस्पेक्ट में गलती करी है तो वो सीएस ही पकड़ सकता है, नॉर्मली कोई बंदा नहीं पकड़ सकता। सेम सीएमए ने अगर कोई कॉस्ट मैटर्स में कोई गड़बड़ी करी है तो वो सीएमए ही पकड़ सकता है, नॉर्मल बंदा नहीं पकड़ सकता। इसीलिए उनकी डिसिप्लिनरी कमेटी में उन्हीं के बंदे बनाए बिठाए जाते थे पहले। अब गवर्नमेंट ने यहां पे अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखा दी। गवर्नमेंट कहती है कि हम भी यहां पे बीच में आएंगे, और उन्होंने बोला कि इसमें मेजॉरिटी मेंबर हमारे होंगे, मेजॉरिटी मेंबर हमारे होंगे, गवर्नमेंट बोलती है। तो मान लो अगर सीए इंस्टीट्यूट की डिसिप्लिनरी कमेटी के अंदर 10 मेंबर हैं, तो पहले तो 10 के 10 सीए होते थे ना, तो अब वो क्या कह रहे हैं कि सीए इंस्टीट्यूट की डिसिप्लिनरी कमेटी अगर 10 मेंबर है तो इसमें मेजॉरिटी मतलब 6, इसमें मेजॉरिटी मेंबर जो होंगे वो गवर्नमेंट के लोग होंगे। मेंबर्स जो होंगे वो गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। कौन होंगे? गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, मतलब सरकारी रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, और जो रिमेनिंग मेंबर्स वो कौन होंगे? सीए हो सकते हैं। मतलब ये गवर्नमेंट इसमें अपना कंट्रोल करना चाह रही है, वो सीए हो सकते हैं। सेम ऐसे सीएस में होगा, सेम ऐसे सीएमए में होगा। इन्होंने ये बात रखी, और उन्होंने बोला जो इस कमेटी का जो चेयरमैन होगा, जो इस कमेटी का चेयरमैन होगा, जो इसका मेन हेड होगा, वो एक नॉन सीए बैकग्राउंड का होगा। ये अमेंडमेंट रिकमेंडेशन दिया उन्होंने बिल के अंदर। नॉन सीए मींस जो उसका हेड करेगा, उस कमेटी को लीड करेगा, वो नॉन सीए होगा। सेम ऐसे सीएस की कमेटी में नॉन सीएस होगा वो टॉप पे, और सीएमए की कमेटी में नॉन सीएमए होगा। मतलब जो इनकी डिसिप्लिनरी कमेटी में अभी तक उन्हीं के बंदे कंट्रोल कर रहे थे, अब इनमें उन्होंने क्या बोला कि सब इन सारे इंस्टीट्यूट्स में गवर्नमेंट के नॉमिनी आएंगे और वो इनको कंट्रोल करेंगे, और मेजॉरिटी मेंबर गवर्नमेंट के होंगे। उसके अंदर सीए सीएमए होंगे अपनी अपनी डिसिप्लिनरी कमेटी में, लेकिन मेजॉरिटी गवर्नमेंट के होंगे, बाकी सारे कौन होंगे? नॉर्मल सीए सीएमए जो होते हैं। और जो हेड होगा उस कमेटी का वो नॉन सीए होगा। सीए की डिसिप्लिनरी कमेटी में सीएस में नॉन सीएस होगा, और सीएमए में नॉन सीएमए होगा। एक तो ये बात करी गई है। दूसरा, आपको पता है कि सीए सीएमए के जो काउंसिल मेंबर्स होते हैं उनके इलेक्शन होते हैं, और उनका जो टेन्योर होता है ना वो 3 इयर्स का होता है। उनका जो टेन्योर होता है वो कितने साल का होता है? 3 इयर्स का होता है। तो वो चेंज करके उन्होंने प्रपोजल करा है कि इसको 3 to 4 इयर्स कर दिया जाए। मतलब जो पहले उनका 3 साल का टेन्योर था वो कितने साल का कर दिया जाए? 4 साल का कर दिया
जाए। ये अमेंडमेंट है, इससे तुम्हारे बच्चों का कोई लेन देन है डिसिप्लिनरी कमेटी वाली बात से या इस वाली बात से कि 3 साल से टेन्योर उनका उठाकर 4 साल कर देते, काउंसिल मेंबर अब से 4 साल के लिए अपॉइंट होंगे डिसिप्लिनरी कमेटी में, उनके बंदे बैठेंगे मेजोरिटी है ना, और जो चेयरमैन होगा वही होगा, काउंसिल मेंबर टेन्योर 3 से 4 साल हो जाएगा, इसमें भी बच्चों को कोई लेन देन नहीं है। यहां से कहीं ये बात नहीं चल रही कि सीएससीएस सीएमए इंस्टीट्यूट मर्ज होगा। अभी तक जितनी भी बातें इन्होंने प्रपोज करवाई हैं वो सारी की सारी अमेंडमेंट जो है वो मेजरली अपर लेवल पे इंपैक्ट कर रही हैं। अच्छा, गवर्नमेंट आकर कितना कुछ चेंज कर देगी इसके अंदर मैं नहीं जानता, इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो तो समय के हिसाब से पता लगेगा। अच्छा, एक चीज और, पहले क्या होता था कि जो सीए इंस्टीट्यूट है ना वो खाली इंडिविजुअल मेंबर्स के अगेंस्ट केस करता था। आपको पता है सीए दो तरीके से काम करते हैं, या तो इंडिविजुअल बेस पे या फर्म के बेस पे। जब सीए बन जाते हैं तो वो प्रैक्टिस दो तरीके से करते हैं, इंडिविजुअल बेस पे या फर्म के बेस पे। तो पहले जो सीए इंस्टीट्यूट होता था ना वो खाली इंडिविजुअल, डिसिप्लिनरी कमेटी खाली इंडिविजुअल्स पे एक्शन लेती थी, फर्म्स पे एक्शन नहीं लेती थी। अब इन्होंने फर्म्स को भी कवर कर दिया कि फर्म पे भी एक्शन लेंगी। पहले क्या होता था खाली अंदर अंदर के बंदों को पकड़ा जाता था, इसलिए इतने बड़े बड़े फ्रॉड में केपीएमजी डिलॉयट वगैरह जब फ्रॉड करती हैं तो पूरी पूरी फर्म नहीं फंसती थी, खाली कौन फंसते थे, उनके जिन जो रिस्पेक्टिव कुछ कुछ लोग फंसते थे। अब पूरे के पूरे लोग फंसेंगे क्योंकि अल्टीमेटली जो लोग ऑडिट कर रहे हैं वो अल्टीमेटली उस फर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो पूरे के पूरे अंदर जाएंगे। ऑल्दो इस केस में तुम्हारे को एक नॉलेज के लिए चीज बता दूं, इस केस के लिए इंडिया में एक और बॉडी बनाई गई है, नफरा। मगर नफरा अगर कोई सीए गलत काम करता है तो उसके अगेंस्ट नफरा भी एक्शन लेती है, उस फर्म पे भी और इंडिविजुअल, नफरा दोनों पे एक्शन लेती है, फर्म पे भी इंडिविजुअल्स पे। लेकिन नफरा जो एक्शन लेती है ना वो बड़े लेवल के केसेस पे लेती है। नफरा की एक लिमिट दी हुई है कि नफरा कहां कहां एप्लीकेबल होता है। नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, उसकी एप्लीकेबिलिटी की एक लिमिट दी हुई है कि नफरा सिर्फ यहीं यहीं एप्लीकेबल होगा, बाकी मैटर्स में एप्लीकेबल नहीं होगा। तो बाकी मैटर या तो आईसीआई की डिसिप्लिनरी कमेटी देखती थी, आईसीएसआई की डिसिप्लिनरी कमेटी देखती थी, और सीडब्ल्यू डिसिप्लिनरी कमेटी देखती थी, इनकी इंस्टीट्यूट्स की डिसिप्लिनरी कमेटी देखती थी। और वैसे भी नफरा अभी तक खाली सीए वालों पे लगता था, सीएस और सीएमए पे तो वैसे भी नहीं लगता अभी तक। और ये जो एक्शन लेता है सीए फर्म्स पे या सीए इंडिविजुअल्स पे, बड़े बड़े मैटर्स पे लेता है जिन कंपनियों के क्राइटेरिया बहुत बड़े हैं और उन बड़े लेवल की कंपनियों में अगर फ्रॉड हुआ है तब उसकी अलग एक लिमिट है। छोटे लेवल की कंपनियों पे या तो एनसीएलटी एक्शन लेता था या उनकी इंस्टीट्यूट की अपनी काउंसिल लेती थी। तो अब उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया कि अब इंस्टीट्यूट की अपनी काउंसिल अगर जब लेगी तो उसमें इनके अपने बंदे नहीं होंगे, साथ में कुछ गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स भी होंगे, जो ताकि ये लोग पार्शियलिटी ना करें अपने बंदों के साथ। उनको ऐसा फील होता है कि भाई जो एक्शन लेने वाला बंदा है वो भी सीए और जिसके अगेंस्ट एक्शन ले जा रहा है वो भी सीए, तो उनको ये लगता है कि कहीं ये लोग पार्शियलिटी करें, अपने अपने बंदे को छोड़ देते हैं। सेम ऐसे सीएस में, सेम ऐसे ही सीएमए में। तो ये अमेंडमेंट थी। और अगर अमेंडमेंट की बात करें, देखो पहले तो ये बात करी कि इनके मिसकंडक्ट, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के लिए रिकमेंडेशन दी गई। नेक्स्ट इन्होंने क्या अमेंडमेंट के लिए और क्या बात करी है, थर्ड पॉइंट की चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंट प्रपोजेस टू फर्दर अमेंड द एक्ट। इसके अंदर इन्होंने क्या क्या कवर करा है, इनका डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म को स्ट्रॉन्ग करेंगे, कोई कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा देखा जाएगा, सेपरेट चैप्टर ऑन रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म्स विद रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट्स एंड इंक्लूड फर्म्स अंडर द परव्यू ऑफ डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म। इंक्लूड फर्म्स अंडर द परव्यू ऑफ डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म। मैंने बताया ना पहले फर्म्स डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म में कवर नहीं होती थी, खाली इंडिविजुअल सीए सीएस सीएम में जो अपना काम कर रहे हैं वो कवर होते थे। डिसिप्लिनरी कमेटी खाली इंडिविजुअल बेस पे फोकस करती थी, पूरी फर्म पे एक्शन नहीं ले पाती थी क्योंकि उनके पास पावर नहीं थी। अब ये पूरी फर्म पे भी एक्शन ले सकते हैं, वो करा। अच्छा, बाकी जो इंस्टीट्यूट की फीस होती है, अच्छा जब सीए बन जाते हो तो आपको मेंबरशिप देनी पड़ती है, फीस सीए सीए सीएम में कुछ बनते हो आपको मेंबरशिप फीस देनी पड़ती है, और आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस की फीस देनी पड़ती है। तो फीस कितनी होगी वो भी इनके हाथ में होएगा, वो लोग भी, ये कमेटी डिसाइड करेगी। उसकी फीस को बढ़ाने घटाने की पावर काउंसिल को दी जाएगी कि कितनी बढ़ानी है, कैसे बढ़ानी है। प्रोवाइड फॉर ऑटोनॉमी टू काउंसिल, ऑटोनॉमी मींस इंडिपेंडेंस दी जाएगी, अपने हिसाब से फीस बढ़ाओ घटाओ कितनी रखनी है। नेक्स्ट, सीए इंस्टीट्यूट के एक्ट के अंदर देखो, आपको पता है सीए इंस्टीट्यूट जो है उसका एक्ट का नाम है चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट। तो कह रहे हैं कि इसके एक्ट के अंदर एक वर्ड ऐड करवाया जाएगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट डेवलपमेंट एक्ट। एक वर्ड डेवलपमेंट ऐड कराया जाएगा, ये अमेंडमेंट आएगी। मतलब ये मोटा मोटा अमेंडमेंट है, तुम अगर समझो तो तुमको समझ आ रहा हो। तुम्हारे को और मेन काम की चीज भी दिखाऊं, देखो ये फीस की बात हो रही है, सर्टिफिकेट प्रैक्टिस की फीस कितनी होगी इसमें देखा जाएगा। टेन्योर की बात हो रही थी कहीं पे, ये देखो काउंसिल मेंबर के जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स जो मेंबर होते हैं वो 3 to 2 दिखा है। द एक्ट लिमिट द कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स फॉर काउंसिल मेंबर्स। ये कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का मतलब है एक टर्म 3 साल की होती है, आपको पता है, और 3 के बाद आप एक दोबारा एक टर्म 3 साल की, तो पहले उसके बाद 3 साल की 3 टर्म के लिए अपॉइंट हो सकते हैं पहले काउंसिल मेंबर, लिखा ना। द एक्ट लिमिट द कॉन्जिक्यूटिव मींस कंटिन्यूअस टर्म्स ऑफ द काउंसिल मेंबर फ्रॉम 3 to 2। तो पहले क्या होता था, एक काउंसिल मेंबर 3 साल की टर्म के लिए अपॉइंट होता, 3 टर्म के लिए होता था, वो टर्म्स करके 2 कर दिए। और जो मैंने तुम्हारे को बताया वो जो 3 से 4 वाली बात ये रहा कि एक काउंसिल मेंबर जो अपॉइंट होगा वो 3 साल के लिए होगा, वो 3 से 4 साल कर दिया उस लिमिट को। अच्छा, इस 3 से 4 और ऊपर 3 से 2 में कंफ्यूज मत हो जाना। यहां जो बात हो रही है वो टर्म की हो रही है और यहां जो बात हो रही है वो सालों की हो रही है। एक टर्म 3 साल की होती है, तो उस एक टर्म को चेंज करके कितना कर रहे हैं, 3 साल से 4 साल कर रहे हैं। और ऊपर पहले एक 3 टर्म के लिए अपॉइंट होते थे वो,
3 टर्म के लिए अपने कॉन्टिन्यूसली अपॉइंट कर सकते थे, वो 3 को 2 टर्म कर रहे हैं। मतलब जैसे तुम ऐसे समझो कि जैसे सीएस इंस्टीट्यूट में ना पहले 3 ग्रुप होते थे, तो मैं ऐसे समझाता हूं और बेटर समझ आएगा। सीएस इंस्टीट्यूट में ना पहले क्या होता था, 4 ग्रुप होते थे, 4 ग्रुप होते थे 2 पेपर के, 2 पेपर ईच। सीएस इंस्टीट्यूट में 2 पेपर ईच, तो 4 ग्रुप का मतलब है टोटल में कितने पेपर होते थे, 8 पेपर होते थे, टोटल में 8 पेपर होते थे। इन्होंने लेटर ऑन कोर्स को चेंज करा और इन्होंने उसमें 3 ग्रुप कर दिए, 4 की जगह 3 ग्रुप कर दिए, लेकिन 3 पेपर ईच। इसका मतलब ये हो गया कि ग्रुप तो 3 हो गए 4 की जगह, लेकिन टोटल में 9 पेपर हो गए। पहले ऐसा होता था। तो सेम इन्होंने यहां पे भी करा है। अगर तुम्हें अमेंडमेंट समझ आई हो कि जो काउंसिल मेंबर्स का टेन्योर होता था वो एक टर्म 3 साल की होती थी, एक टर्म 3 साल की होती थी, और टोटल 3 टर्म्स के लिए अपॉइंट हो सकते थे। वो टोटल 3 टर्म्स के लिए अपॉइंट हो सकते थे। 3 टर्म्स का मतलब हो गया, एक टर्म 3 साल के, तो 3 टर्म्स का मतलब हो गया 9 ईयर्स। अब वो ये कह रहे हैं कि हम एक टर्म 3 साल की जगह एक टर्म 4 ईयर्स की कर देंगे। एंड लेकिन जो टर्म्स पहले 3 हुआ करती थी अब वो 2 टर्म हुआ करेंगी। अब वो 2 टर्म के लिए अपॉइंट होंगे मैक्सिमम। तो 2 टर्म का मतलब हो गया एक टर्म 4 साल के, तो मतलब 8 साल। इसका ओवरऑल में 1 साल घट गया, ओवरऑल में 1 साल घट गया, लेकिन टर्म जो हो गई वो 2 हो गई 3 की जगह। तो पहले 3 टर्म होती थी 3-3 साल की, तो 9 साल हो गए। और अब यहां पे एक टर्म 4 साल की होगी, तो अगर एक टर्म का देखें तो 1 साल बढ़ गया, इधर एक टर्म 3 साल की, तब 4 साल की हो गई। लेकिन ओवरऑल में 8 साल हुए। यहां पे 2 टर्म मिलेंगे, लाउड होंगी। अब उन काउंसिल मेंबर्स को पहले 3 होती थी। मगर तुम्हारे बच्चों के मतलब की बात नहीं है, इसमें तुम्हारा कोई लेन देन नहीं है। तो यही मेन प्रपोजल था और कुछ नहीं हो रहा है। बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई खास बात नहीं हो रही है। लास्ट जो एक क्वेश्चन उठ के आता है, सीए वर्सेस आईआईए, सर इसका क्या होगा। आईआईए जैसे आपको पता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है, आईआईएम्स है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी है। तो ऐसे ही एक प्रपोजल रखा गया था, प्रपोजल था, रिकमेंडेशन थी। वो इस बिल के अलावा इंडिपेंडेंट रिकमेंडेशन थी, बिल में नहीं थी, वो इंडिपेंडेंट रिकमेंडेशन थी कि एक आईआईए लाया जाए, एक आईआईए लाया जाए जो कि जैसे आईआईएम काम करते हैं, जैसे आईआईटी काम करते हैं, ऐसे ये भी काम करेगा। लेकिन इस रिकमेंडेशन को गवर्नमेंट ने अभी रिजेक्ट कर दिया। तो कल जो बिल पास हुआ है लोकसभा वाला, उसके अंदर इस रिकमेंडेशन को अप्रूव नहीं किया गया है। तो आप भूल जाओ कि सीए वर्सेस आईआईए आ रहा है, नहीं आ रहा है अभी। और अगर आ भी जाता, मैं कहता हूं अगर आ भी जाता, तो मैं लगता है कि सीए वालों के लिए वाकई में कोई कंपटीशन क्रिएट हो सकता था। आईआईए को बनाने में उसके लिए इतना इंफ्रा चाहिए, इतनी इतनी फीस होगी, कितने बना लेंगे। आज तक आईआईएम कितने हैं, आईआईएम आज तक वो पैदा ही नहीं कर पाया, उनको उनसे इंफ्रा ही नहीं बना आज तक। आईआईटी कितने हैं, आज तक इंफ्रा ही नहीं बना। तो ये कैसे बना लेंगे इतने सारे इंफ्रा। और सीएसीएस सीएमए की तो खासियत है कि वो डिस्टेंस कोर्स है, तो जितने मर्जी बच्चे एडमिशन लें, ये लोग कभी भी बीट नहीं कर सकते इन लोगों से। और अगर ये लोग अगर बना भी देंगे तो उसकी इतनी हैवी फीस होगी कि नॉर्मल बंदा अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा, वो तब भी सीएसीएस सीएमए करेगा। समझ आती है बात। तो भूल जाओ, अभी तो आ नहीं रहा और आएगा भी ना, तो अभी तो प्रपोजल रिजेक्ट हो गया, रिकमेंडेशन रिजेक्ट हो गया। फ्यूचर में कब आएगा, कब उसका बिल वो पास होगा और कब वो बनेगा, वो 15 साल तो वैसे ही खा जाएगा वो। तो भूल जाओ बेटा, कुछ नहीं होने वाला। तो इसको तो काटा मार दो, सीए वर्सेस आईआईए, कुछ नहीं हो रहा। और जो अमेंडमेंट आई है, उन अमेंडमेंट का क्या इंपैक्ट था, उनका बच्चों पे कोई खास लेन देन नहीं था, तो वो भी भूल जाओ। तो खुश रहो, जैसे पढ़ाई कर रहे थे करते रहो, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। वीडियो बड़ी बन गई है, मैंने कहा तो छोटी बनाएंगे, 12-13 मिनट की, 18 मिनट की बंदी दिख रही है मेरे को। चलो इस तरीके से वीडियोस को प्यार देते रहे, कीप सपोर्टिंग, थैंक्स लॉट, बाय बाय। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आप लोगों को मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। टाटा, लव यू ऑल।